सबका स्वागत भाई, सबको राम राम। और आज जीएनएम पढ़ेंगे। जीएनएम में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है किडनी एंड यूरेटर। और किडनी एंड यूरेटर में हमारा एसबीएस चल रहा है, एसबीएस ऑफ द किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और इसमें हेडिंग है आज पेज नंबर 229 के ऊपर है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द रीनल कार्पसल, ब्रैकेट में कह रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कह रहे हैं ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। फिर तीसरी कंडीशन कह रहे हैं आईजीए नेफ्रोपैथी, कॉमा 1 मल्टीपल स्पेसिस यानी कि सिस्टिक किडनी। तो इस हेडिंग में इन्फ्लेमेशन ऑफ द रीनल कॉर्पसल्स है, और कॉर्पसल्स का 3 तरह से इन्फ्लेमेशन बताया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और आईजीए नेफ्रोपैथी के रूप में। एक कंडीशन इसमें डिस्कस होगी मल्टीपल स्पेसिस यानी कि सिस्टिक किडनी। एसबीएस जो है सेम है, एसबीएस ऑफ द किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वाला। और कॉन्फ्लिक्ट भी इसमें फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट, एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ हैविंग टू लिटिल वाटर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फीलिंग अबंडेंट और आइसोलेटेड ही मिलेगा किडनी सिस्टम में भी। The primary symptom of the conventional diagnosis is an excess of protein in the urine, ब्रैकेट में करें proteinuria, or a deficit of protein in the urine, hypoproteinuria, and fluid collection, edema। प्राइमरी सिम्टम जो है कन्वेंशनल डायग्नोसिस के हिसाब से एक्सेस ऑफ प्रोटीन यूरिन में मिल सकती है, प्रोटीन्यूरिया, या डेफिसिट ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन मिल सकती है, हाइपोप्रोटीन्यूरिया, और फ्लूइड कलेक्शन मिल सकता है एडिमा के रूप में। प्राइमरी सिम्टम पढ़ रहे थे। प्राइमरी सिम्टम ऑफ द कन्वेंशनल डायग्नोसिस इज एन एक्सेस प्रोटीन इन द यूरिन, यानी कि प्रोटीन्यूरिया हो सकता है, हाइपोप्रोटीन्यूरिया हो सकता है, और एडिमा हो सकता है। मीन भाई it is said that with the so-called nephrotic syndrome there is too little protein in the blood because the kidney cells filtering apparatus is defective। ये कहा जाता है द सो कॉल्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में कि देयर इज टू लिटिल प्रोटीन इन द ब्लड के अंदर बहुत कम प्रोटीन रह जाता है, क्योंकि किडनी की जो सेल्स हैं फिल्टरिंग एपरेटस की वो डिफेक्टिव हो जाती हैं इस दौरान, यानी कि वो प्रोटीन बाहर फेंकने लगती है एक तरह से। दैट इज वाई देयर इज प्रोटीन इन द यूरिन अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन, और इसलिए प्रोटीन इन यूरिन मिलने लगता है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन। डॉक्टर सिमरन भी आ गई हैं, डॉक्टर दीप शिखानी आई हैं, डॉक्टर प्रतीक जी भी हैं, चलो डॉक्टर श्रेय भाई भी हैं जी। तो इसलिए कन्वेंशनल मेडिसिन के अनुसार यहाँ यूरिन में प्रोटीन पाया जाता है। इन फैक्ट दिस इलनेस इज नॉट एन इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल कॉर्पसल बट एन इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, एसबीएस, ब्रैकेट में कह रहे हैं द हीलिंग फेज। और वास्तव में सच्चाई तो इस बीमारी के पीछे की ये है अकॉर्डिंग टू जीएनएम कि ये इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल कॉर्पसल्स नहीं है, बल्कि ये इन्फ्लामेशन है किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का, किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के एसबीएस का हीलिंग फेज के दौरान। और किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का इसलिए भी लगता है क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन का काम किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का ही है जी भाई। जक्स्टा ग्लोमेरुलर
फिल्टर जो है वो एपरेटस जो है वो तो छानता ही है अमित, प्रोटीन, स्मॉल प्रोटीन को, ग्लूकोज को, सबको छान देता, लेकिन किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का जो हैंडलेज लूप वगैरह है उसमें फिर से पुनः इसको रिएब्जॉर्ब करना होता है, जबकि ये किडनी और किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो ये रिएब्जॉर्ब ना करे, तो फिर इसको कॉर्पसल्स का क्यों दोष बनाया जा रहा है? रीनल कॉर्पसल्स तो वही काम कर रही है जो पहले भी करती है डॉक्टर दूसरे। जी सर। तो रिएब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो ये बड़ा अच्छा सा उन्होंने भाव दिया यहाँ हेमर साहब ने। तो फेस कह रहे हैं, फेस में कह रहे हैं हीलिंग फेस और हैंगिंग हीलिंग। When the illness is chronic, there are repeating tubercular degradation phases. फैसला करें, lots of small empty spaces in the kidneys, cystic kidney. हीलिंग फेस में पेशेंट हमारे सामने आएगा या फिर हैंगिंग हीलिंग में होगा, तो यदि इलनेस क्रॉनिक है तो यहाँ पर रिपीटिंग ट्यूबरकुलर डिग्रेडेशन फेजेस हो जाएंगी, क्योंकि ट्यूमर ग्रोथ होगी उसको डिग्रेड करेगा, ग्रोथ होगी उसको डिग्रेड करेगा बैक्टीरिया, तो फिर वहां पर लॉट्स ऑफ स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे किडनी में, और वो चूंकि उनमें फ्लूइड भर जाएगा तो वो सिस्टिक किडनी के रूप ले लेगी। रिमार्क कर रहे हैं, टिप्पणी दे रहे हैं, प्रोटीन इन द ब्लड, protein in the blood during the healing phase, the kidney collecting tubules tumor is degraded. healing phase के दौरान किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का जो ट्यूमर है वो डिग्रेड होगा। the removed protein is taken from the urine and washed toward the bladder into the ureter, which goes to protein in the urine, प्रोटीन यूरिया। यहाँ पर रिमूव हो जाएगी प्रोटीन, इज टेकन फ्रॉम द यूरिन, यूरिन से ले ली जाएगी या यूरिन में आ जाएगी, और फिर वॉश आउट हो जाएगी ब्लैडर के थ्रू यूरेटर में, और इससे फिर प्रोटीन यूरिया की स्टेट बन जाएगी। टू लिटिल प्रोटीन इन द ब्लड, अगर कंडीशन है, पहले वाली थी प्रोटीन यदि ब्लड मारिए तो, और अगर टू लिटिल प्रोटीन इन द ब्लड है, उधर तो था हाइपर प्रोटीन यूरिया और दूसरी कंडीशन है हाइपोप्रोटीन यूरिया, है जी। अगर हाइपोप्रोटीन यूरिया की कंडीशन है तो इसमें क्या होगा, इफ द कॉन्फ्लिक्ट कम्स बैक द सेल बिल्डअप एंड सेल डिग्रेडेशन फेजेस इन द किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स अल्टरनेट। अगर कॉन्फ्लिक्ट वापस आ जाता है जब, तो सेल बिल्डअप शुरू हो जाती है, और तो कह रहे हैं सेल बिल्डअप एंड सेल डिग्रेडेशन फेसेस जो है किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का, वो अल्टरनेट करने लगता है अगर कॉन्फ्लिक्ट कम बैक हो रहा है बार बार। ड्यूरिंग ट्यूमर बिल्डअप द बॉडी टेक्स इन प्रोटीन मेनली एल्ब्यूमिन फ्रॉम द ब्लड। अब जब ट्यूमर बन रहा होता है तो बॉडी जो है वो प्रोटीन उठा लेगी ब्लड के अंदर से, मेनली एल्ब्यूमिन को, इनके ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए। इन द हीलिंग फेज इट्स एलिमिनेट्स दिस ट्यूमर प्रोटीन अगेन, और जब हीलिंग फेज में आएगा तो ये फिर से एलिमिनेट कर देगी ब्लड के अंदर। तो यानी कि मजे की बात यहाँ ये आ रही है कि यदि हाइपोप्रोटीन यूरिया है तो ये समझ के चलो कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है, है जी। किडनी में, बॉडी के अंदर तो खैर अभी बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन किडनी में कहीं ना कहीं ट्यूमर फॉर्मेशन है, और यदि हाइपर प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो वो ट्यूमर डिग्रेडेशन में जा रहा है, डिग्रेडेशन होगा। हाँ सर, ये जो हाइपर प्रोटीनीमिया है, मतलब प्रोटीन यूरिया है, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। हाइपर प्रोटीन यूरिया यानी कि दो बातें हैं, यूरिन में प्रोटीन ज्यादा है या ब्लड में प्रोटीन ज्यादा। क्योंकि अगर ब्लड में प्रोटीन ज्यादा है तो बॉडी उसको यूरिन में भेज रही है ना, ज्यादा है तो यूरिन में निकाल रही है,
तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है वो फिजियोलॉजिकली ज्यादा हो, मतलब अगर प्रोटीन का कंजम्पशन किसी ने ज्यादा कर रहा हो तो हाँ, उससे भी कई बार ये देखा भी गया है। बिल्कुल पैरेलल उसको भी ये देखो। भी हो सकती है। अगर किडनी बिल्कुल सही है, किडनी कलेक्टिंग, किडनी फंक्शन टेस्ट में बिल्कुल सब कुछ सही आ रहा है, फिर भी प्रोटीन ज्यादा आ रहा, तो जाहिर सी बात है जो ये बहुत ज्यादा नॉन वेज वगैरह खाते हैं लोग, रेड मीट खाते हैं, हो सकता है इनका प्रोटीन आता हो इसमें, या बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं जिम वाले, या ऐसे हो सकता है। दूसरा भाव फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, कहने का भाव आपका ये है, दूसरा जी कारण भी हो सकता है। लेकिन पता है क्या, हम पढ़ रहे हैं हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोप्रोटीन यूरिया, और तो हाइपोप्रोटीनीमिया का मतलब है ब्लड के अंदर प्रोटीन कंटेंट कम आएगा डॉक्टर श्रे। यूरिन की बात अलग चलेगी, यूरिन में आ रहा है, यूरिन में कम आ रहा है, यूरिन में ज्यादा आ रहा है, से बात नहीं है। अगर ब्लड कंटेंट प्रोटीन का बढ़ गया, हाइपर प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो इसका मतलब वो ट्यूमर का डिग्रेडेशन हो रहा। और यदि ब्लड के अंदर प्रोटीन खास करके एल्बुमिन कम हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो उसमें ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है। हालांकि यहाँ किडनी का भाव आ रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बॉडी में कहीं भी ट्यूमर अगर बन रहा होगा तो प्रोटीन ब्लड से सप्लाई ले ली जाएगी उधर ट्यूमर साइट की तरफ, है ना सिमरन? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो हाँ ये भी ऐसी होगा, और दूसरा ये भी होगा कि बॉडी इमेसिएट करने लगेगी, क्योंकि और बॉडी पार्ट से भी वो प्रोटीन पुल होके हाँ, उस अगर ट्यूमर अगर को उधर अगर जाएंगे। ब्लड की स्ट्रीम में जो प्रोटीन है वो सफिशिएंट नहीं रहा तो वो तोड़ के लेगी, मसल्स तोड़ के लेगी, तब वो जी सर। इमेसिएशन में जाने लगेगी। बहुत सही जा रहा है ट्रैक ये अंडरस्टैंडिंग का। तो इसमें नाइट स्वेट कह रहे हैं, नाइट स्वेट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, नाइट स्वेट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन which goes to in the condition sinking of the blood protein level, hypoproteinemia. This condition goes to lower blood protein level, promote edema in the body due to lessening of the colloid osmotic pressure. देखो कितना खूबसूरत लिंक बना है। अगर रात को पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन चली जाएगी, तो यहाँ पर प्रोटीन लेवल जो है ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, यानी कि हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से लोअर ब्लड प्रोटीन लेवल हो जाएगा। और लोअर ब्लड प्रोटीन लेवल प्रमोट करता है एडिमा को बॉडी में। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लेसनिंग ऑफ द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर प्रोटीन की कम हो गया कंटेंट, तो जो ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर जिधर कम हो जाता है उधर फ्लूइड इकट्ठा ज्यादा हो जाता है। ओके, ये जितने इमेशिएशन वाली पैथोलॉजीज हैं उनमें कहीं ना कहीं एक आध जगह पे दिखाई देता है यार, सूजन रहती है। वैसे तो बिल्कुल मरे गिरे हैं, लेकिन हाथ पैर सूजे सूजे फूले फूले से हो जाते हैं। वो यही है बस। बिल्कुल। और जो आयोडम है, आयोडम मेडिसिन है मित्रमा, ये ट्यूमर को रिजॉल्व करने की, ट्यूमर के लिए मेडिसिन है डिजोल्व करने की। और देखो आयोडम का बंदा जो है एकदम सूखा सूखा इमेशिएटेड होता भी है जी। तो ये आयोडम का थोड़ा सा इसमें हमारे पास दो चीज मिल गई वैसे। एक तो डेथ डिजायर प्रोटीन आ गई और वो सारी की सारी हो रही है, तो इसका मतलब डेथ डिजायर। और दूसरा जो ये वाली आई है ना, टू लिटिल कभी वो आ रहा है, दैट इज अल्टरनेटिंग स्टेट के रूब्रिक भी देखने पड़ेंगे। अब देखो डेथ डिजायर को कर रही है ना, हाँ अल्टरनेट का भी देखना है। डेथ डिजायर को थोड़ा सा यहाँ पे अब खुल के समझना पड़ेगा। अगर बॉडी हीलिंग फेज में डिग्रेड कर रही है ट्यूमर सेल को, और उस दौरान यूरिन में एल्बुमिन ज्यादा आ रहा है, यानी कि एल्बुमिनोरिया हो गया, तो अब इसको कैसे समझे कि ये डेथ डिजायर ही है? ये तो हीलिंग में भी आ रहा है। हाँ, अब इसको ऐसे करेंगे अलग अलग कि अगर ब्लड का कंटेंट प्रोटीन का वो अगर कम हो रहा है और साथ में पेशाब में भी जा रहा है, तो तब ये डेथ डिजायर है। अगर ब्लड के पैरामीटर में प्रोटीन कंटेंट सही है और तब यूरिन में जा रहा है, तब भी यूरिन में प्रोटीन जा रहा, तो वो हीलिंग की वजह से जा रहा, वो फिर हो सकता है कि वहां डेथ डिजायर एक बार को ना मिले। हीलिंग से
हाँ उसकी हीलिंग से हाँ, तो हम अब तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी अमित भाई, डॉक्टर श्रेय हाँ कि भैया यूरिन में अगर एल्बुमिन दिख गया तो प्रोटीन जारी, तो ये मरना चाह रहा, लेकिन भैया गुंजाइश दे लेना, ये हीलिंग फेस में भी मिल सके, है जी। जी सर। और सर इसमें भी है ना, ये जो आईजीए नेफ्रोपैथी लिखा हुआ है इसमें हेडिंग में, हाँ इसमें अमृत सर ने एक अच्छी बात बोली थी कि देखो ये आईजीए जो है ये हमारी किडनी में अगर इकट्ठा हो रहा है, यानी कि बहुत सारे ऑटो इम्यूनोग्लोबुलिन इकट्ठे हो रहा है, यानी कि ऑटो इम्यून में जा रहा है पेशेंट, और ये ऑटो इम्यून में जा रहा है प्लस किडनी है वो एग्जिस्टेंस आपको पे तो अपने आपके एग्जिस्टेंस पे ऑटो इम्यून है, मतलब कि अपना एग्जिस्टेंस खत्म क्यों करना चाहता है, वहां पे अगर आप जाके देखें हाँ हाँ, तो कुल आप मिला, इसमें हाँ इसमें कुल मिला के ऑटोइम्यून पैथोलॉजी को जरूर यहाँ अलग कर लें। बिल्कुल, जी पैथोलॉजी तो हम पढ़ेंगे उनके हिसाब से ही, अब लेकिन उनमें भाव आ जाएगा कि किस पैथोलॉजी का क्या मकसद है जी। बस जी हाँ वही बात है ये ना, जो डॉक्टर श्रेय कहना चाह रहे हैं कि अगर आईजीए आ गए तो इसका मतलब ऑटो इम्यूनिटी वाली बात आ गई। ऑटो इम्यूनिटी अपने एग्जिस्टेंस को खुद ही खत्म करना चाह रहा है। हाँ, ये एंटीबॉडी है आईजीए, तो अगर अगर ये वही ना ऑटो ऑटो इम्यूनिटी में इसलिए चला गया कि ये ऑटो आईजीए अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है या कोई भी एंटीबॉडी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो अंदर अपनी ही सेल्स को के खिलाफ कुछ ना कुछ एंटीजन भाव ले रही है कि एंटीजन है ये। हाँ जी कभी भी बॉडी में एंटीजन भाव आने से एंटीबॉडी क्रिएट करने लगता है शरीर, और ऑटोइम्यूनिटी में ये माना जाता है कि अपने ही जो सेल्स हैं बॉडी के, उनको जो अपनी ये सेल रिकॉग्नाइज करती हैं फॉरेन मटेरियल, फॉरेन बॉडी को, वो उसको बाहर का मानने लगती हैं। ये वो डिस्टरबेंस होता है, कौन सी सेल होती हैं वो, टी सेल्स या कौन सी, उनका काम है ये रिकॉग्नाइज करना कि ये बाहर का प्रोटीन है, ये शरीर का प्रोटीन है। तो ये वो मैकेनिज्म गड़बड़ दो, लेकिन सही कह रहे हो, ऑटो इम्यूनिटी वाले केस को हम आईजीए या एंटीबॉडी के माध्यम से वहां देखें। तो इसमें दो तीन बात यही आ गई कि प्रोटीन का जाना, ब्लड के अंदर प्रोटीन का कंटेंट चेक करना, और उधर ये और एंटीबॉडी से रिलेटेड पैथोलॉजी को देखना। सॉरी, थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक एंड पॉसिबली रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ, प्रोटीन रिच डाइट एंड इफ नेसेसरी एल्बुमिन इन्फ्यूजन। तो भाई इधर प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए आवश्यकता के अनुसार, और प्रोटीन एल्बुमिन इन्फ्यूजन भी करना पड़ जाता है कई बार। सर इसमें ना एक चीज जो मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा डिफर करूंगा, क्योंकि अगर आपकी बॉडी जैसे अगर बॉडी में इमैसिएशन हो रहा है और प्रोटीन नहीं जा रहा, तो बॉडी को जितना प्रोटीन दे रहे हो प्रोटीन बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती, तो फिर वो किसी न किसी ऑर्गन फेलियर की तरफ चला जाता है पेशेंट। तो ये मैंने कुछ केसेस में देखा है कि प्रोटीन यूरिन में जा नहीं रहा है, आप जो कह रहे हो। और नहीं मतलब बॉडी प्रोटीन एक्सेप्ट नहीं कर रही अभी आएंगे वहीं पे, बॉडी प्रोटीन एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो ये तो हो गया न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। ठीक है, आपकी इंटेस्टाइन में आपकी कहीं भी ऐसी चीज हो रही है जो या प्रोटीन से रिलेटेड मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब है, अब ये डाइट से या ले ही नहीं रही, एक तो ये कारण हो गया इमेसिएशन का, और दूसरा आप ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो, या फिर आप नहीं कहना चाह रहे, कंडीशन ये बनती है कि ब्लड में प्रोटीन भी नहीं आ रहा और बंदा इमेशिएट हो रहा है, तो अब क्यों हो रहा होगा? बस नहीं बस बात समझिए डॉक्टर श्रेय ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बॉडी ने तो अपना डिफेंस ये ले रखा है कि उसको प्रोटीन लूज कर रही है, और हम जबरदस्ती ऊपर से प्रोटीन दिए जाएंगे तो वो ये होगा कि कहीं दूसरे ऑर्गन पे और ज्यादा अफेक्ट कर देगी। यही कहना चाह रहे हैं ना श्रेय आप? जी है ना? तो यहाँ तो कॉज तो हमें हटाना ही है। बस इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हम उस कॉज को हटाएं,
कि जिस वजह से वो प्रोटीन वो कर रही थी, लूज कर रही थी, उसके बाद ये न्यूट्रिशनली उसको एक तरह से सपोर्ट किया जाए। और वैसे भी ना, वैसे भी अमित, डॉक्टर श्रेय की बात को हम खुल कर समझे तो यह ट्रीटमेंट बाय इन्फ्यूजन ऑफ एल्बुमिन कभी नहीं करना। ये तो कंडीशन आ गई है कि एडिमा इतना ज्यादा हो गया, एल्बुमिन इतना कम हो गया कि डाइट में जा नहीं रहा, बंदे को बचाना है तो इधर पहले इसको पैलिएट, उसको मैनेज करो, पैलिएट करो। ये ट्रीटमेंट के रूप में देना डाइटरी प्रोटीन और एल्बुमिन इन्फ्यूजन जस्टिफाई नहीं ठहरा रहा है कोई भी, ना ये जायज है। ये तो कंडीशन अगर ऐसी आ गई कि जहां बहुत ही जरूरी था कि भाई ये तो जान है तो जहान है, पहले से बचा तो लो, लेकिन जो फोकस हमारा रहेगा, जो अमित शर्मा कह रहे हैं, वहां कॉज हटाने पे रहेगा, है ना। तो ट्रीटमेंट तो वो है। हाँ जी, हाँ, ये ट्रीटमेंट वो है और ये मैनेजमेंट है। और ये मैनेजमेंट जितनी भी इमेशिएशन, ये जितनी भी इस तरह की डिजीजेज हैं, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस है, जो ट्यूबरकुलोसिस में भी सबको क्या कहते हैं कि भैया प्रोटीन खिलाओ इसको, सारी की सारी चीजें वो सब में होगा, लेकिन उससे पहले उसका बेसिक कोर्स तो हमारे को हटाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, खिलाने की बात दो आ गई, एक तो बेसिक कोज को हटा दो तो सपोर्ट के लिए आ गई, और दूसरा इमरजेंसी के लिए आ गई। दूसरा आ गया इमरजेंसी, अगर कोज नहीं हटा पा रहे और बंदा मरने जा रहा है तो भी सपोर्ट दे सकते हो। मैं सर इसलिए कह रहा था क्योंकि मैंने ये अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे चाचा जी थे तो उनको लीवर में एक ट्यूमर था। हाँ, तो वो इमेसिएट हो रहे थे, तो डिटेक्ट नहीं हुआ, तो बहुत देर में डिटेक्ट हुआ, लेकिन बॉडी इमेसिएट कर रही थी। हाँ, बुखार भी हो रहा था, ये सब। तो वो कह रहे थे उनको प्रोटीन खिलाओ, हाँ, और प्रोटीन वो खा नहीं जा रहे थे, उसकी कुछ स्वेलो नहीं कर पा रहे थे। हाँ, तो उन्होंने एल्बुमिन चढ़ा दिया कि प्रोटीन चाहिए। एल्बुमिन चढ़ाने के कुछ टाइम बाद उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। हाँ। और पता है, और मजे की बात, ये निकल के आएगी, ये तो और खतरनाक हो जाएगा उस मरीज के साथ। कैसे हो जाएगा? हाँ, देखो डॉक्टर श्रेय, आपके केस में उधर ट्यूमर बन रहा था लीवर में, और ट्यूमर को चाहिए प्रोटीन बनने के लिए, समझ रहे हैं? वो प्रोटीन ले रहा था वो मांसपेशियों से। अब आपने वो बाहर से सप्लाई दे दी तो ट्यूमर तो और जल्दी बड़ा हो जाएगा। अगर कोज नहीं हटाया तो आपने उस ट्यूमर का मटेरियल बाहर से दे दिया और इसे, तो ये तो बल्कि ऐसा भाव आ रहा है कि जो ट्यूमर की जो स्पीड थी ग्रो करने की, वो प्रोटीन टूट के तो फिर भी स्लो थी, बॉडी की प्रोटीन मसल्स को टूट के तो फिर भी स्लो थी। अगर आपने उस समय पर बिना कोज हटाए प्रोटीन खिला दिया तो वो उसको ट्यूमर को और तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि बाहर से प्रोटीन इजीली सप्लाई हो गई, जो उसका मटेरियल था उसका बड़ा होने का। तो यहाँ तो इवन डाइटरी प्रोटीन अगर आप देंगे और ट्यूमर कोई हटाया नहीं, तो फिर तो ये और तेजी से ट्यूमर की ग्रोथ एक्सेलरेट हो सकती है, ऐसा भाव भी आ रहा है यहाँ। बॉस देखिए डॉक्टर श्रेय वाला केस कितना अच्छा है कि बॉडी को पता था कि मेरी प्रोटीन से ट्यूमर बनाया जा रहा है, तो इन्होंने कहा ना कि उन बॉडी ने एक्सेप्ट ही नहीं करा मुंह से कि मैं लूंगी, और ये जबरदस्ती उस ट्यूमर की तरफ जाएगी। हाँ, वो तो हमने जबरदस्ती इन्फ्यूजन करा, ये भी है। वहां एक्सेप्ट ना करना, वोमिट आउट कर देना, नोजिया हो जाना, डिस्कार्ड करना शरीर का, फिर भी डिफेंस था उस प्रोटीन को, क्योंकि भैया तुम इसे ट्यूमर का कोज तो हटा नहीं रहे और बाहर से तुम सप्लाई दे रहे हो, ये और बढ़ जाएगा तेजी से। ये भाव भी बड़ा अच्छा है, अमित शर्मा कह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ बॉडी डिस्कार्ड कर रही है। तो देखो कुल मिलाकर हमें कोज ही हटाना होगा, कोज ही हटाना होगा। अब यहाँ जो इंटेलिजेंट ही अपने फिजी सर्जन होंगे, यहाँ उस ट्यूमर को निकालेंगे तब प्रोटीन सप्लाई देंगे, अगर ऐसा भी होगा तो उधर सर्जरी भी करेंगे और पैरेलल उसको प्रोटीन का इन्फ्यूजन भी करेंगे, तो बंदा सेफ हो सकता, बच सकता भैया वो अच्छे से, क्योंकि उस ट्यूमर को वहां से निकाल के अलग फेंको और साथ में दे दो। तो ये इनका मैनेजमेंट जो है ये अच्छा माना जाएगा। तो कई सारी चीजें आई निकल के, बहुत अच्छा लगा। अपने विचार जोड़ने से बात पूरी ऐसी होती है भाई।
ओके, तो इसमें थेरेपी में हो गई डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक एंड इफ पॉसिबली resolve them in real life, protein rich diet and if necessary albumin infusion. The conventional medicine treatment with drugs that lowers the blood pressure, immunosuppressive drugs and cortisone is not recommended. इस कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर को कम करने वाली इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, कोर्टिसोन, ये रिकमेंडेड नहीं है। तो ये था इन्फ्लेमेशन ऑफ द रीनल कॉर्पसल्स, मल्टीपल स्पेसिस यानी कि सिस्टिक किडनी। नेक्स्ट हेडिंग है इसका, लास्ट हेडिंग है इस एचबीएस का, एक्यूट किडनी फेलियर, शॉक किडनी, ब्रैकेट में कह रहे हैं एक्यूट इस्चेमिक ट्यूबुलोपैथी, ARF, एक्यूट रीनल फेलियर या AKF। ठीक है जी। एचबीएस सेम है, फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट, एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ हैविंग टू लिटिल वाटर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बीइंग अबंडेंट और आइसोलेटेड, यही मिलेगा इसमें भी एक्यूट किडनी फेलियर में। फेस मिलेगी सडन स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की, यहाँ पर सडन और स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। एक्सट्रीम वाटर एंड यूरिया स्टोरेज, इस कंडीशन में क्या होगा, जब सडन स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस पे बात आ जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट पे एग्जिस्टेंस खत्म ही होने वाला है, तो वहां एक्सट्रीम लेवल पे वाटर इकट्ठा करने लगेगी बॉडी और यूरिया का स्टोरेज करने लगेगी। ये कंडीशन जाएगी स्ट्रॉन्ग राइज इन क्रिएटिनिन एंड यूरिया वैल्यूज। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग राइज हो जाएगा क्रिएटिनिन का और यूरिया का। तो अब डॉक्टर सर कल बात हो रही थी हमारी परसों कि क्रिएटिनिन क्यों बढ़ सकता है, डॉक्टर प्रीति जी का भी सवाल था वहाँ। तो देखो स्ट्रॉन्ग राइज क्रिएटिनिन यहाँ आउट ऑफ एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, यहाँ अभी बहुत ज्यादा अचानक डैमेज नहीं हुआ, यहाँ एकदम रोक दिया गया। वेरी लिटिल यूरिन, ओलाइगो यूरिया कर देगी बॉडी या एन्यूरिया कर देगी, यूरिया को रोक लेगी और क्रिएटिनिन उधर बनेगा ज्यादा, किडनी खत्म डिस्ट्रॉय होने की वजह से भी, और साथ में क्रिएटिनिन को जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो था उसको भी रोक लेगी। तो यहाँ डबल राइज हो जाएगा क्रिएटिनिन का, एक तो वो ब्लड के अंदर से नॉर्मल जो साफ होता है उसे रोक लिया, और उधर जो अब किडनी फेलियर की तरफ जा रही है, किडनी टिश्यू के डैमेज होने की वजह से वो और प्लस कर देगा क्रिएटिनिन को यहाँ। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग राइज के पीछे ये कारण हो सकता है। रिमार्क कर रहे हैं, टिप्पणी दे रहे हैं, यूजुअली अकम्पनीड बाय एक्सट्रीम पेन, डायग्नोस्टिक शॉक्स और फोर्स इंटरमेंट्स। टिप्पणी में कह रहे हैं यूजुअली इसके साथ जो जुड़ेगी कंडीशन, यूजुअली साथ में एक्सट्रीम पेन आएगा, डायग्नोस्टिक शॉक्स आएगा, डायग्नोस्टिक शॉक जो लगेगा बंदे को कि तेरे की तो किडनी गई, और फोर्स्ड इंटरमेंट्स। देखने इंटरमेंट्स क्या है, ये जबरदस्ती का क्या है, फोर्स इंटरमेंट्स। डॉक्टर सिमरन देखना बेटा, इंटरमेंट दफन, दखल, दखलंदाजी, दफन और देखो दाएं बाएं, दफन हो गया और नजरबंदी हो गई और छुपाना, मतलब एक सेकंड, ओके बस हाँ, मतलब बिल्कुल दबा के रख देना उसको, काल कोठरी में बंद कर दिया किसी को, जबरदस्ती उसको नजरबंद कर दिया, नजरबंद उसको, ओके नजरबंद ज्यादा भाव आ रहा, नजर बंद कर देना किसी को जबरदस्ती है। हाँ, तो अब तू बचेगा नहीं, तो आइसोलेशन फॉर सेकंड में चला जाएगा ना, नजरबंद कर देना। और नजरबंद एकदम से सडनली उसको नजरबंद कर दिया, नीचे दबा दिया, या बस दफन कर देने वाला वो होता है ना, एकदम से ड्राउनिंग की सिचुएशन आ गई, या हम गड्ढे में या उसमें चले गए तो पता चला बचेंगे या नहीं बचेंगे एकदम से। अब देखो मजे की बात, शौक है अमित शर्मा, चाहे नजरबंद कर दो सडन,
चाहे दफन कर दो। हाँ इसमें बंदा गया हाँ जी 4 सेकंड फीलिंग में, है अबंडेंट हाँ फीलिंग में अचानक, और गया, जा तू तो सकता है। गया। हाँ जी हाँ, हाँ जी, तू और तो गया। और देखो हाँ जी यहाँ पर AKF भी हो सकता था, और दफन और करने का, दफन लंग भी, करने का लंग डिजीज जो आया था वो मलिक सर के जो लंग कैंप में जा आया था। सकते थे। हाँ, हाँ जी हाँ, वो बिल्कुल उस बिल्कुल बच्ची को वही। हाँ मिट्टी जी, में दबा दिया गया था, तो मिट्टी में दबा दिया गया था। वो भी दफन थी, लेकिन उसको देखो किडनी हाँ नहीं गई, उसका रेस्पिरेशन गया वहां। रेस्पिरेशन गया। ओके, तो ये ऐसा समझो जैसे कहीं कोई भूकंप आ गया और अचानक कोई बंदा मलबे में दब गया लेकिन मरा नहीं, तो जब वो बाहर निकलेगा, उसे हाँ जी निकाल लिया जाएगा, तो हो सकता है फिर वो AKF में चला जाए कोई, क्योंकि हाँ जी दफन वहां भी हुआ वो, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ। सडन शॉक की जो हमारे को जो एलिमेंट इन केसेस में एलिमेंट फ्रॉम जो बनेगा वही सबसे इम्पोर्टेंट होगा, और वो होगा सडननेस के, अचानक से इसके साथ ऐसा कुछ हुआ। हाँ, और देखो शॉक किडनी लिखा भी तो है, एक्यूट किडनी हाँ जी फेलियर या शॉक किडनी, शॉक के बाद किडनी गई, कोई भी शॉक। शॉक में आ गई, कोई भी शॉक। ओके, हम ये थेरेपी तो में, हमारे होम्योपैथिकली मतलब हम तो उसमें जाते हैं ना कि हमें क्या, हमारे को एक्यूट वाला, उसका एक्यूट को एक्यूट की तरह हैंडल करना पड़ेगा एलिमेंट को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे एक्यूट ज्यादा किडनी इसका नहीं। फेलियर को उसमें एलिमेंट फ्रॉम जरूर लेना है। थेरेपी में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट और ट्रैक एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ फॉर मेजरमेंट ऐसे करने हैं जो ऊपर बताए हैं। मेजर्स क्या क्या लेने हैं, मेजर्स जो है ना थेरेपी में ये रखे हैं पीछे पेज नंबर 228 पर। चलो जी, तो ये था आपका SBS ऑफ द किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इसमें 3 हेडिंग डिस्कस करे हमने, फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी, यूरेमिया, कैंसर ऑफ द किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। दूसरा हमने करा इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल कॉर्पसल्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम के रूप में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के रूप में, IG नेफ्रोपैथी के रूप में, मल्टीपल स्टेसिस सिस्टिक किडनी के रूप में दूसरा करा। तीसरा करा डिस्कस एक्यूट किडनी फेलियर शॉक किडनी, ब्रैकेट में जो था एक्यूट इस्चेमिक ट्यूबुलोपैथी। ठीक है जी, नेक्स्ट, हाँ हेलो, हाँ जी हाँ नेक्स्ट SBS है SBS ऑफ द रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस का डिजीज या SBS ऑफ द रीनल पेल्विस। इसके साथ में भी फिगर दे रखी है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, रेड कलर की। तो इस टिश्यू को, पवन बॉस, हाँ भैया, लंबा टॉपिक पड़ेगा, 8:40 होने वाले हैं। चलो तो फिर और 2-4 रूब्रिक बता दो, कल कर लेंगे भैया हमको। नहीं हाँ, इसको ना वही आप हमारे को देखो, सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें देखने वाली बातें आ रही हैं, जैसे नेफ्राइटिस है या जितनी भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की आ गई। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है वो हमारी जुड़ गई ब्रेन स्टेम से, तो बेसिक एग्जिस्टेंस से। टेरिटरी वाली बात अभी कह सकते, टेरिटोरियल एंगर या टेरिटरी मार्क करने से ज्यादा आ रही है, उसके बेसिक एग्जिस्टेंस पे दिक्कत ज्यादा है। पहले मैं बच जाऊं, उसके बाद ही तो आपका अपना दायरा बनाऊंगा। बिल्कुल, तो हमारे जो बेसिक रूब्रिक है, इसका मतलब उसकी बेसिक सेंसिटिविटी, उसको जो बेसिक चीजें, और इसमें जैसे हम लोग हमारे पास ये है IgA वाला, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले में अधिक मतलब बच्चे, मेरे पास एक बच्ची आई थी ना, तो हमारे को उसमें वही था कि उसकी माँ का ही वो, क्योंकि वहीं उसकी मदर से उसको जो वो मिला था, चाहे वो आया था 10-11 साल पे या कहीं से भी शुरू हुआ था, लेकिन जाना पड़ा था उसकी मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री में ही। हाँ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जनरली उधर ही जाना होता है वैसे, और हाँ कॉज उधर से बहुत मिलता है, वो तो कभी भी सकता है मान लो।
कभी भी आ सकता है। एक बार उन्होंने बताया था, डॉक्टर अमरीश ने बताया था ना कि ठीक है, फर्टाइल सॉइल फर्टाइल थी, कभी भी सिचुएशन मिलेगी तो अपना रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब पहले से सेंसिटिविटी तो मदर ने ही दे रखी थी ना उस बच्चे को। हाँ, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। जो भी जमीन तैयार होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही हो जाती है, 9 मंथ 7 डेज में। और किसी हाँ जी, हाँ। किसी राइटर ने तो ये भी कहा है कि आपकी जिंदगी में कभी भी कोई भी लेटर एज में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी भी सोयल तभी तैयार हुई थी। ये भी कहा ना डॉक्टर हाँ सिमरन? जी। कौन से हैं वो? लेटेंट सोरा नहीं वो हैं जिन्होंने डेवलपमेंट के नियम दिए थे। हाँ दो राइटर, दो हैं वो। हाँ ए, हाँ हाँ जी अमित, वो नहीं है बच्चे जो एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट जिन्होंने माइलस्टोन जो हाँ डिफाइन किया। राइटर के नाम है दो के, अगर याद आ जाए। है जी? सिगमंड फ्राइड है क्या? हाँ हाँ, सिगमंड, सिगमंड हाँ फ्राइड। सिगमंड, हाँ ये बिल्कुल हाँ डॉक्टर हाँ। साहब वही हैं। और एक दूसरे भी है। तो दो थे ये जिन्होंने, और शायद सिगमंड फ्राइड ने ही कहा ये। बहुत अच्छी वो है उनका भी। मैंने है जी? तो नहीं, बस मैं देख रहा अच्छा, था। चलो ठीक है। तो बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, और यहीं रुकते हैं हाँ भाई। जी, ठीक हाँ है, जी। सबको राम राम, सबको राम नमस्ते, राम। सबका राम धन्यवाद। राम। राम राम।